गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम यहाँ पर क्लास 11th की केमिस्ट्री में रासायनिक संयोजन के नियमों को आज हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। रासायनिक संयोजकता के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में आगे को हम बहुत सारी हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए कुछ नियम यहाँ पर लागू होते हैं, या जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया में कुछ नियम वहाँ पर कुछ नियमों के फलस्वरूप ही वो अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर नियम हैं जिनके बेस पे हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं, ठीक है। तो इन नियमों में पहला जो नियम है रासायनिक संयोजकता का, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम को एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम है लेवोसिए, एंटोनी लेवोसिए, ठीक है। इन्हीं को हम जनक भी कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो उन्होंने ये नियम 1774 ईस्वी में दिया, ठीक है। और इस नियम में इन्होंने बताया कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो पदार्थों के जो द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, या पदार्थों के जो भार होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यों का द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। या हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं, देखो, द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नियम तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आइंस्टीन ने ये नियम दिया था कि द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्य को हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नियम को इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया है, ठीक है। तो नियम क्या था इनका, देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले द्रव्यों का कुल भार या द्रव्यमान बने हुए द्रव्यों के कुल भार के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जितना द्रव्यमान हमारा अभिकारक पदार्थों का होगा, उतना ही द्रव्यमान हमारा बनने वाले पदार्थों का होगा, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो, जब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें H2 + ½ O2 = H2O, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, या H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में देखो, माना हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का हमने 2 ग्राम का यूज किया है। हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के कितने ग्राम यूज हुए हैं, 2 ग्राम यूज हुए हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 16 ग्राम यूज हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने ग्राम यूज हुए हैं, 16 ग्राम यूज हुए हैं, ठीक है। जबकि जो जो H2O हमारा बना है, इस H2O के हमारे यहाँ पर 18 ग्राम बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी अभिक्रिया हुई है, उस अभिक्रिया में हमको द्रव्यमान दिए हैं पदार्थों के। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम दिया है, और इसके अलावा जो H2O है, जो वाटर है, वाटर का द्रव्यमान दिया है 18 ग्राम, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो अभिक्रिया में हमारे द्रव्यमान, जितना अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान था, उतना ही उत्पाद पदार्थों का द्रव्यमान है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमान का न तो उत्सर्जन किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान हमारा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान, अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान इक्वल टू उत्पाद पदार्थों का द्रव्यमान, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हमारी होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान हमारे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जितना अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान रहेगा, उतना ही उत्पाद पदार्थों का द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस नियम को एक क्वेश्चन के थ्रू भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, बुक में एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है हमारा, देखो 5.6 ग्राम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 20 ग्राम एसिटिक एसिड विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, तो 4 ग्राम CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। अभिक्रिया में प्राप्त अवशेषों के भार का आकलन द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार करें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है, जो क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है। देखो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है जो कि अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, इसकी अभिक्रिया हो रही है एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ। ठीक है, इनको आपस में मिलाया गया और इनके भार हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी 5.6 ग्राम मात्रा हमको दी है। ठीक है, जबकि जो हमारा पदार्थ एसिटिक एसिड है इसकी 20 ग्राम हमको मात्रा दी है। तो 4 ग्राम CO2 हमको यहाँ पर मिली है। तो जब यहाँ पर इनके बीच जब अभिक्रिया कराई गई है तो अभिक्रिया में हमारी जब अभिक्रिया यहाँ पर हुई तो 2 पदार्थ बने हैं, देखो सॉरी 3 पदार्थ यहाँ पर बने हैं। एक तो हमारा यहाँ पर बना है सोडियम एसीटेट बना है, वाटर बना है और इसके अलावा क्या बना है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा कितनी बनी है, 4.0 ग्राम बनी है। ठीक है, तो अभिक्रिया में प्राप्त अवशेषों के भारों का आकलन हमने करना है। देखो हमको यहाँ पर एक अभिकारक पदार्थ में, देखो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दी है, देखो NaHCO3, इसकी अभिक्रिया हम कर रहे हैं CH3COOH के साथ। ठीक है, अभिक्रिया में पदार्थ बन रहे हैं CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो जब अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो अभिक्रिया में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी मात्रा हमारी दी है 5.6 ग्राम। ठीक है, और इसके अलावा जो एसिटिक एसिड है इसकी मात्रा दी है 20 ग्राम। ठीक है, और जबकि बनने वाले पदार्थों में 4 ग्राम हमको मात्रा दी है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो बची हुई मात्रा है या जो हमारे पदार्थ बचे हुए हैं उनकी हमने यहाँ पर मात्रा ज्ञात करनी है कि यहाँ पर इनका भार कितना होगा, ये हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम किस नियम के आधार पर कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमको जो अभिकारक पदार्थ है इन अभिकारक पदार्थों का भार दिया गया है। ठीक है, जबकि उत्पाद पदार्थों में एक पदार्थ का हमको भार दिया गया है, जबकि अन्य जो 2 पदार्थ हैं इन पदार्थों का भार हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे कहाँ से सॉल्व होगा, इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का हम उत्सर्जन कर सकते हैं। यानी कि द्रव्यमान हमारे हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जितना अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान रहेगा उतना ही उत्पाद पदार्थों का द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो पदार्थों का द्रव्यमान है वो कितना है, देखो अभिकारक पदार्थों का अगर हम द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात करें तो 20 प्लस 5.6, तो इसको हम ऐड करेंगे तो अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान हमको मिलेगा 25.6 ग्राम मिलेगा। ठीक है, जबकि उत्पाद पदार्थों में एक पदार्थ का भार हमको कितना दिया है, एक पदार्थ का भार हमको 4 ग्राम दिया है, जबकि 2 पदार्थों का हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमने CH3COONA का ज्ञात करना है और ज्ञात करना है इसका H2O का। ठीक है, तो देखो एक पदार्थ का भार हमको दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भार हमको 4 ग्राम दिया है, जबकि इन 2 पदार्थों का भार हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखो 25.6 ग्राम इधर भार है, जबकि यहाँ पर भार हमको कितना दिया है, केवल 4 ग्राम दिया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 25.6 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि क्या कहा गया है नियम में कि जितना भार हमारा अभिकारक पदार्थों का होगा उतना ही भार किसका होगा, उत्पाद पदार्थों का भी होगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर इसको और सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो CH3COONA और इसके अलावा H2O का यहाँ पर जो भार होगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस वैल्यू को हम इधर इससे माइनस कर देंगे। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये कितना मिलेगा हमको, देखो 25.6 माइनस 4, इसको हम इधर ले जा लेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा 6
21.6 ग्राम। ठीक है, तो ये जो दो पदार्थ हैं इनका भार कितना होगा 21.6। अब अगर हम 21.6 और इस 4 को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमको किसके बराबर मिलेगा 25.6 के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारा इन दो पदार्थों का भार है, ये जो हमने निकाला है, ज्ञात किया है, इसको हमने किससे ऐड कर देना है, जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड का भार दिया है। ठीक है, तो ये भार हमको कितना मिल जाएगा फिर 25.6 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमको हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इस नियम की पुष्टि हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल द्वारा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भार हमारा अभिकारक पदार्थों का है उतना ही यहाँ पर किसका है, उत्पाद पदार्थों का अब हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यों का कुल भार बने हुए द्रव्यों के कुल भार के बराबर होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यों का जितना भी भार होगा, जितना भी इन पदार्थों का भार होगा, उतना ही भार इन पदार्थों का होगा। यानी कि जो बनने वाले पदार्थ हैं उनका भार और जिन पदार्थों से बने हैं उनका भार क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अभिकारक पदार्थों का जितना भार होगा उतना ही उत्पाद पदार्थों का भार होगा। ठीक है, तो ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब इसी में हमारा रासायनिक संयोजकता के नियम में जो दूसरा नियम है वो है स्थिर संघटन का नियम। ठीक है, या स्थिर अनुपात का नियम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक बात और सुन लो कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही हो, ठीक है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो उसके लिए ये नियम हमेशा क्या होगा, लागू होगा। यानी कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं या जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो अभिकारक पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पाद पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमानों में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा नियम है वो है स्थिर संघटन का नियम। ठीक है, या स्थिर अनुपात का नियम भी हम इसको कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो ये जो नियम है, जो स्थिर संघटन का नियम है, ये नियम दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, अब इस नियम को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और देखो, इससे पहले भी तुम लोगों ने क्लास 9th में तुम लोगों ने देखे होंगे विभिन्न प्रकार के जो हमारे परमाणु होते हैं। ठीक है, उन परमाणुओं के एक तो आपने परमाणु क्रमांक पढ़े होंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो कि ये कुछ पदार्थ है हमारे यहाँ पर, इनके परमाणु क्रमांक मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, तो कुछ जो हमारे परमाणु हैं उन परमाणुओं के एक तो आप लोगों ने परमाणु क्रमांक पढ़े होंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक हमारे क्या बताते हैं, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हमारे परमाणु क्रमांक व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों ने परमाणु क्रमांकों के बारे में पढ़ा होगा, और इसके अलावा एक आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु भारों के बारे में। कोई भी परमाणु है वो कितना उसका वेट है, कितना उसका भार है। ठीक है, जब परमाणु, चूंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु है उसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, एक निश्चित भार होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु का भी क्या होता है, एक भार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के अलावा आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, परमाणु भार भी देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1 AMU। जो मात्रक होता है AMU का हम यहाँ पर यूज करते हैं परमाणु भार के लिए, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1 AMU होता है। ऐसे ही हीलियम का 4, ऐसे ही कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है भाई। ऐसे ही फ्लोरीन का 19, क्लोरीन का अगर ज्ञात किया जाता है तो 35.5, और इसके अलावा सोडियम का अगर ज्ञात किया जाता है तो कितना होता है, 23 होता है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे परमाणु हैं, इन परमाणुओं का क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि परमाणु भार कितने क्या होते हैं पदार्थों के। ठीक है, और किन किन पदार्थों के परमाणु भार कितने कितने हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे भी हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला नियम है इसमें स्थिर संघटन का नियम। ठीक है, तो ये जो नियम है, इस नियम में क्या बताया जाता है, इस नियम में ये बताया गया है कि जब भी
जब भी हमारे पदार्थ या जब भी किसी भी पदार्थ को जब हम बनाते हैं, ठीक है, या जब किसी भी पदार्थ को हम एक से अधिक विधियों द्वारा बनाते हैं, ठीक है, एक पदार्थ है हमारे पास, उसको जब हम एक से अधिक विधियों द्वारा बनाते हैं तो जो पदार्थ हमारा है उस पदार्थ में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का परमाणु भार हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो हमने कार्बन और ऑक्सीजन दो परमाणु हमने लिए, ठीक है, एक परमाणु कार्बन है, दूसरा परमाणु हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं भाई, ठीक है। एक विधि हमारी ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई और क्या बना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। इसी प्रकार एक हमारी क्रिया है जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो विधियाँ दी गई हैं जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नियम हमारा क्या कहता है कि कोई भी हमारा जो यौगिक है उस यौगिक को हम चाहे कितनी भी विधियों द्वारा बना दें, ठीक है, परंतु उसमें उपस्थित जो हमारे परमाणु हैं या उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है या स्थिर रहता है, इसीलिए स्थिर अनुपात का नियम कहा गया है इसको, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो कार्बन का अगर हम यहाँ पर द्रव्यमान देखें तो कार्बन का द्रव्यमान कितना बताया था, 12। ऑक्सीजन का अगर हम इसमें द्रव्यमान देखेंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान सिंपली 16 होता है भाई, अगर एक ऑक्सीजन हो, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, तो 2 हैं तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और अगर इनका सरल रेशियो हम करते हैं, सरल रेशियो का मतलब इसको अगर हम और इसको विभाजित कर देते तो विभाजित करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 3:8 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना मिला है हमको, 12:32 मिला है या 3:8 मिला है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें अगर हम परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात देखें तो ये भी हमको कितना मिलता है, 3:8 या 12:32 हमको प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पर हमने पदार्थ को एक से अधिक विधियों द्वारा प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन किसी भी विधि द्वारा हम जब पदार्थ को प्राप्त करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि पदार्थ में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। जितना द्रव्यमान हमारा पहली विधि द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के कणों में का है, कणों में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन का है, वही अनुपात हमारे द्रव्यमान का दूसरे विधि द्वारा या दूसरी मेथड द्वारा बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो हमेशा हमारे जो यौगिक होते हैं उन यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, चाहे हम उसको किसी भी विधि द्वारा बनाएं, ठीक है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, देखो इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसने दिया ये नियम, जोसेफ प्राउस्ट ने। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया वो थे जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि द्वारा या किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक विधि, इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनाया गया है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्रिया करके बनाया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित जो तत्व हमारे हैं या जो कण हैं उन कणों के अनुपात, यहाँ पर उन कणों के जो द्रव्यमानों के अनुपात हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम द्रव्यमान का अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा, 12:32 यहाँ पर भी हमको मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो कणों का अनुपात है, कणों के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कितना है, 12:32 है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखो, अगर जल को अगर हम कहीं से भी प्राप्त करें, जैसे पानी है, उस पानी को अगर हम कहीं से भी प्राप्त करें, ठीक है, चाहे हम उसको महासागरों से ले आएँ, चाहे सागरों से ले आएँ, चाहे नदियों से ले आएँ, चाहे तालाबों से ले आएँ, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, उसमें जो कार्बन और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा निश्चित रहेगा या हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी यौगिक को किसी भी विधि द्वारा बना लें, ठीक है, तो यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। यही हमारा कौन कहता है, द्रव्यमान स्थिर संघटन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ठीक है, तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये तो था स्थिर अनुपात का नियम। अब अगला हमारा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये जो लॉ है, ये जो नियम है वो दिया था डाल्टन ने। ठीक है, 1803 ईस्वी में डाल्टन ने ये नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब इस नियम में इन्होंने क्या कहा है, देखो, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, इस नियम में इन्होंने कहा है कि जब भी कोई भी जो तत्व है, कोई भी तत्व जब दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, कोई भी तत्व या जब दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व का अनुपात स्थिर रहता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो हमारा तत्व होता है उसका अनुपात द्रव्यमान के छोटे छोटे पूर्णांशों के रूप में होता है। ठीक है, तो ये इस नियम में कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो, दो तत्व हमारे अभिक्रिया कर रहे हैं, एक है कार्बन माना, एक है ऑक्सीजन। दो तत्व हमने लिए, ये दो तत्व आपस में जब मिलते हैं तो दो यौगिक बनाते हैं। एक बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो नियम में क्या कहा गया है, देखो, जब दो तत्व, एक तत्व ये लिया हमने, एक तत्व ये लिया, ठीक है, जब दो तत्व अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बना सकते हैं, दो यौगिक भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब दो तत्व अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो स्थिर होता है। भाई, एक तत्व के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, जबकि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान का जो जो द्रव्यमान होता है वो छोटे छोटे पूर्णांशों के रूप में होता है, ये कहा गया है इसमें। ठीक है, यानी कि देखो, अगर हम इन दो तत्व यहाँ पर अगर हम देखें, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में अभिक्रिया जब ये दो पदार्थ करते हैं या दो तत्व करते हैं तो दो यौगिक बना सकते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इनके मिलने पर, और एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम इन तत्वों में इनके द्रव्यमानों का रेशियो देखते हैं या इनका द्रव्यमान जब हम ज्ञात करते हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम कार्बन का द्रव्यमान देखें तो 12 हमको मिलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम कार्बन का द्रव्यमान देखते हैं तो कितना मिलता है, हमको 12 मिलता है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात देखें तो देखो, ऑक्सीजन का सिंपल, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है तो 32। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, दो तत्वों ने मिलकर दो यौगिकों का निर्माण किया। ठीक है, तो इन यौगिकों में देखो, एक यौगिक या एक जो हमारा तत्व है, इस तत्व का के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, हो गया है, स्थिर हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको सरल रेशियो में और तोड़ लें इसके द्रव्यमान को, तो कितना कर सकते हैं हम, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, यानी कि एक तत्व के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है। ठीक है, जबकि जो दूसरा तत्व है, यहाँ पर जो अभिक्रिया करने वाला जो दूसरा तत्व है वो हमारे द्रव्यमानों के छोटे छोटे पूर्णांशों के रूप में होता है। उसका जो अनुपात होता है वो जो द्रव्यमानों के छोटे छोटे पूर्णांशों के रूप में वो होता है। अगर हम यहाँ पर इस तत्व का इन दो तत्वों के अगर हम अनुपात देखें तो कितना है, एक में तो हमारा 32 है इसका द्रव्यमान ऑक्सीजन का, दूसरे में कितना है, 16 है। अगर हम इसको और सरल करें तो ये हमको कितना मिलता है, 2:1 मिलता है। ठीक है, तो जो द्रव्यमानों का इनका अनुपात है, दूसरे तत्वों का जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो क्या है, छोटे छोटे पूर्णांशों के रूप में है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिलते हैं तो दो प्रकार के हमारे यहाँ पर बनते हैं यौगिक। ठीक है, एक बनता है हमारा H2O और एक बनता है H2O2। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पर भी, तो हाइड्रोजन के जब हाइड्रोजन का, अगर हम दोनों में हाइड्रोजन का जब द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इसमें भी H2O में भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होगा और H2O में भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 2 होगा। यानी कि ये क्या है, एक सरल रेशियो में, एक इनका रेशियो क्या है, स्थिर है यहाँ पर द्रव्यमान का रेशियो।
ठीक है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन का देखें, सॉरी, ये हमारा जल का H2O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन्होंने बनाया H2O2, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात तो क्या है, स्थिर है, ठीक है। जबकि दूसरे तत्व के जो ऑक्सीजन है हमारा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे H2O में, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान हुआ कितना, 32। इसका अगर हम सरल रेशियो करें तो 1:2, इसका 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा तत्व है उनका जो द्रव्यमान है वो क्या है, छोटे छोटे पूर्णांशों के रूप में है, ठीक है। इसका अगर हम 1 लें तो इसका कितना मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। या हम इसको सिंपली वो करते हैं तो इसका 16 है यहाँ पर ऑक्सीजन का, और यहाँ पर कितना है H2O2 में कितना है ऑक्सीजन का, 32 है, ठीक है। तो ये है, तो इसको एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। देखो, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो तत्वों के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब हमारे दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व जो है उसका अनुपात तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा हमारे यौगिक में, ठीक है। जबकि दूसरे तत्व का जो अनुपात होगा वो छोटे छोटे पूर्णांक के रूप में होगा, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे पूर्णांक में होने का मतलब है कि देखो, ऑक्सीजन का अगर यहाँ पर द्रव्यमान 32 है तो दूसरे में कितना है, 16 है, ठीक है। अगर हम इसको और सरल करते हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 2 और 1, ठीक है। द्रव्यमानों का जो हमको यहाँ पर रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2:1 मिल रहा है, या 1:2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारा गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। जो हमारा नियम है वो है गैलुसैक का आयतन के संयोजन का नियम, या गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो गैलुसैक का जो नियम है, इसको गैलुसैक ने ही प्रतिपादित किया है, ठीक है। एक वैज्ञानिक है गैलुसैक, वैज्ञानिक थे मतलब, ठीक है। उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया है और इस नियम को मुख्यतः इस नियम का उपयोग गैसों के लिए किया जाता है, ठीक है। गैसों के आयतन के संबंध में इनका नियम है, ठीक है। अब अपने नियम में इन्होंने क्या कहा है, देखो, इन्होंने अपने नियम में कहा है कि जब स्थिर ताप और दाब पर गैसें आपस में अभिक्रियाएं करती हैं, ठीक है, तो उनका जो अनुपात होता है या उनके आयतनों का जो अनुपात होता है, गैसों के आयतन यानी कि जितना स्पेस गैस घेरेंगी, ठीक है, उनके जो आयतनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बहुत सरल अनुपात होता है, या आयतनों का अनुपात क्या होता है, बहुत सरल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बनने वाला पदार्थ भी हमारी गैस होती है तो सभी का जो यहाँ पर अनुपात होता है, सभी का जो आयतनों का अनुपात होता है वो क्या होता है, बहुत सरल अनुपात होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे हमारी दो गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो जब ये अभिक्रिया कर रही थी तो देखो, हाइड्रोजन ने यहाँ पर 200 ml स्थान घेरा है। हाइड्रोजन का आयतन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन का आयतन कितना है, 100 ml है। ऐसे ही यहाँ पर क्लोरीन का आयतन है 100 ml, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रिया कर रही हैं तो एक सरल आयतन ये घेर रही है, ठीक है। एक सरल आयतन ये घेर रही है, या इनके जो आयतनों का अनुपात है वो बहुत सरल है भाई। अगर हम 100:100, इनका जो आयतनों का यहाँ पर अनुपात है वो कितना है, 100:100 है भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो पदार्थ हमारा बना है HCl बना है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनी है, ठीक है। ये भी हमारी गैसीय अवस्था में बनी है, ठीक है। तो इसने कितना स्थान घेरा है यहाँ पर, इसने 200 ml स्थान घेरा है, ठीक है। तो अगर हम इनके आयतनों का अनुपात देखें तो ये आयतनों का अनुपात हमको कितना मिल रहा है, 100:100:200, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम और सरल करते हैं तो ये कितना मिलता है हमको, 1:1:2, ठीक है। तो यानी कि गैसों के लिए इन्होंने क्या कहा है कि जब स्थिर ताप और स्थिर दाब पर गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं और बनने वाले पदार्थ भी यहाँ पर क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होता है, इनके जो आयतनों का अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखो एक अन्य अभिक्रिया द्वारा इसको समझ सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करती हैं और अमोनिया का यहाँ पर निर्माण करती हैं, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया हुई है तो ये हमारा 100 ml इसने स्पेस घेरा है, तो इसने 300 ml स्पेस घेरा है और इसने 200 ml स्पेस घेरा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जब अभिक्रिया कराई गई और स्थिर ताप और दाब पर जब ये अभिक्रिया कराई गई तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर कितना स्थान घेरा, 100 ml स्थान घेरा। ठीक है। नाइट्रोजन का आयतन यहाँ पर कितना है, 100 ml है। ठीक है। ऐसी हाइड्रोजन का जो आयतन है वो कितना है, 300 ml है। ऐसी जो हमारी अमोनिया गैस यहाँ पर बनी है उसका कितना है, 200 ml है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी सरल रेशियो इनका करते हैं तो 1:3:2 हमको प्राप्त होता है। ठीक है। जो कि क्या है, एक सरल रेशियो है। ठीक है। तो गैसों के लिए इन्होंने कहा कि जो गैसें होती है अगर निश्चित ताप और दाब पर अभिक्रिया करती हैं तो वहां पर उनके आयतनों का निश्चित ताप और दाब पर जब अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वहां पर सरल होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, देखो स्थिर ताप तथा दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, ठीक है, स्थिर ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके संयोग आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है। तो संयोग किया गया जो आयतन होता है वो क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। यदि उत्पाद भी गैसीय हो तो इनका अनुपात भी सरल होता है। ठीक है। तो समझा दिया आप लोगों को कि कैसे यहाँ पर इनका अनुपात हमने बताना है। ठीक है। माना H2Cl2 क्रिया कर रही हैं और HCl बना रही हैं, तो अगर माना ये 100 ml स्थान घेर रहा है यहाँ पर स्थिर ताप और दाब पर, तो ये भी कितना ml घेरेगा स्थान, 100 ml ही घेरेगा, और ये कितना ml घेरेगा, 200 ml घेरेगा। ठीक है। अगर हम इनका रेशियो देखते हैं तो 1:1:2 हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये तो था गैलोसक के आयतन के संयोजन का नियम। अब हमारे यहाँ पर अगला जो नियम है वो नियम है अवोगाद्रो का नियम। ठीक है। तो अवोगाद्रो के नियम में क्या कहा गया है, देखो समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है। तो ये नियम भी गैसों से संबंधित है भाई। जब भी हमारी गैसें अभिक्रिया करती हैं तो ये नियम उस समय यहाँ पर लागू होते हैं। तो नियम में क्या कहा गया है कि समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि माना हमारी दो गैसें हैं, ठीक है, एक कंटेनर है हमारा ये, दूसरा कंटेनर है ये। ठीक है। इसमें इन दोनों कंटेनरों में गैसें भरी हैं, एक में हाइड्रोजन गैस भरी है और इसके अलावा दूसरे में नाइट्रोजन गैस भरी है। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखो आयतन क्या है, दोनों का आयतन क्या है, समान है भाई। इसको अगर हम देखें, इसका आयतन माना हम ये ले लेते हैं कि 10 ml है और ये भी हमारा कितना है, 10 ml है, यानी कि दोनों का आयतन क्या है, 10 ml है या समान है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर ताप, ठीक है, ताप और दाब, ठीक है, अगर इन दोनों कंटेनरों में ताप और दाब समान रखा जाए, ठीक है, तो इनमें कणों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है। तो कहा क्या गया है, देखो नियम में कहा गया है कि समान ताप और दाब पर समान आयतन में कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो देखो दोनों हमारे कंटेनर हैं, आयतन समान है, 10 ml, इसका आयतन भी 10 ml है, इसका आयतन भी कितना है, 10 ml है। दोनों का ताप भी समान है, माना 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है माना, और दाब हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर भी जो ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और इसके अलावा दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, यानी कि ताप और दाब भी क्या है, समान है। ठीक है। तो इस कंडीशन में गैसों के कणों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब अगर माने यहाँ पर हमारे 1000 कण होंगे, 1000 हमारे अगर कण H2O के यहाँ इस कंटेनर में उपस्थित होंगे तो इस कंटेनर में भी कणों की संख्या कितनी होगी, 1000 ही होगी। ठीक है। अर्थात समान ताप और दाब पर समान आयतन में कणों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है। तो ये हमारा नियम था अवोगाद्रो का। ठीक है। तो अवोगाद्रो ने अपने नियम में कहा है कि समान ताप और दाब पर समान आयतन में गैसों के कणों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है। तो ये हमारे नियम थे रासायनिक संयोजकता के। ठीक है। तो जब भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान यही नियम लागू होते हैं। इन्हीं नियमों को
इन नियमों के अनुसार ही हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नियम पढ़े हमने? सबसे पहले इसमें हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा। ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने क्या पढ़ा कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो जितना द्रव्यमान अभिकारक पदार्थों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों का होता है। ठीक है, साधारण रूप से हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे नियम हमने पढ़ा स्थिर संघटन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में हमने क्या कहा, इसमें ये कहा गया था कि जब हम पदार्थों को, माना कोई पदार्थ है, कोई हमारा यौगिक है, उस यौगिक को जब हम एक या एक से अधिक विधि द्वारा बनाएं, ठीक है, सॉरी, दो या दो से अधिक विधियों द्वारा जब हम उनको बनाते हैं तो उनके तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए स्थिर अनुपात का नियम हमने इसको कहा। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दिए। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने दो विधियों द्वारा बनाया और दोनों विधियों द्वारा हमने ये देखा कि यहाँ पर जो कणों के द्रव्यमानों के अनुपात थे वो क्या थे, दोनों विधियों में हमारे क्या थे, समान थे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नियम हमने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात के नियम में क्या कहा गया था, गुणित अनुपात के नियम में ये कहा गया था कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर दो यौगिक बनाए हैं, एक H2O बनाया है, एक H2O2 बनाया है। ठीक है, तो जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, दोनों में स्थिर है, इस यौगिक में भी स्थिर है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, एक में हमारा स्थिर होगा, जबकि दूसरे तत्व का जो अनुपात होता है वो पूर्णांकों के रूप, छोटे छोटे द्रव्यमानों के छोटे छोटे पूर्णांकों के रूप में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 मिला, H2O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना मिला, 32 मिला। ठीक है, तो अगर हम इसको और सरल करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, 1:2। अगर हम दोनों में ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो एक में 1 और दूसरे में 2 हमको मिलता है जब हम इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान होते हैं वो छोटे पूर्णांकों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये गुणित अनुपात है। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पर जो नियम पढ़ा वो था गैलुसैक का नियम। ठीक है, गैलुसैक ने क्या कहा था, गैलुसैक ने अपने नियम में ये कहा था कि जब हम गैसीय अभिक्रिया जब होती है, जब गैसों के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो उन अभिक्रियाओं में अगर ताप और दाब स्थिर रखा जाए, ताप और दाब अगर क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, ठीक है, तो गैस क्या करती है, एक सरल अनुपात में अभिक्रिया करती है और बनने वाला पदार्थ भी सरल अनुपात में बनता है, या आयतन का, सॉरी, यहाँ पर आयतन के अनुपात क्या होते हैं, सरल होते हैं, अभिकारक के भी और इसके अलावा उत्पाद के भी। ठीक है, इसमें हमने ये देखा था कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अभिक्रिया की और HCl का जब निर्माण किया तो यहाँ पर इनके जो अनुपात, जो आयतनों के जो अनुपात थे वो क्या थे, एक सरल अनुपात में यहाँ पर आयतन इनके थे। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवा हमने नियम पढ़ा वो पढ़ा हमने अवोगाद्रो का नियम। और अवोगाद्रो के नियम में भी हमने यहाँ पर देखा कि जब भी किसी भी गैस को जब हम समान ताप और समान दाब पर समान आयतन में देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखा था कि जब हम हाइड्रोजन और इसके अलावा एक तो हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ पर रखी और दूसरे में हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस रखी, दोनों को हमने समान आयतन में लिया है, जितना इसका आयतन है यहाँ पर इस गैस का आयतन है उतना ही नाइट्रोजन का आयतन है। ठीक है, और ताप और दाब भी यहाँ पर हमने क्या रखे हैं, दोनों में इक्वल रखे। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ अगर होती हैं तो वहाँ पर कणों की संख्या क्या होती है, समान होती है, यानी कि जितने कण इस आयतन पर, इस ताप पर, इस दाब पर, ठीक है, जितना आयतन हाइड्रोजन ने घेरा हो, या सॉरी, जितने कण यहाँ पर हाइड्रोजन के होंगे उतने ही कण किसके होंगे, नाइट्रोजन के होंगे। ठीक है, तो ये हमारे नियम थे संयोजकता के। ठीक है, तो इन नियमों को आप लोग ठीक से कर लें और कॉपी में भी इनको लिख लें।